So another approach to calculate working capital is the percentage of total assets, जिसमें हम base fixed assets लेते हैं. Finance manager should determine the optimum level of current assets in order to maximize the wealth of the shareholders. So in business enterprise, both are required. Fixed assets भी चाहिए होते हैं और current assets भी चाहिए होते हैं for a particular level of output. Current assets to fixed assets ratio indicates the following by the firm. तो एक मैनेजर ये भी जानना चाहता है कि उसकी करंट एसेट as compared to fixed asset ratio कितनी है. Why? Because if a firm follows a conservative working capital approach, a higher ratio of current assets to fixed asset is maintained by the firm so as to avoid any financial crisis. अगर एक फर्म ये पॉलिसी फॉलो कर रही है, यानी वर्किंग कैपिटल उनका कंजर्वेटिव पॉलिसी है, कंजर्वेटिव अप्रोच मींस कम वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए अरेंज करने के लिए, तो वो ये रेशो हाई मेंटेन करेगी ताकि उनको क्राइसिस ना आए. हाई रेशो का मतलब उनके करंट एसेट्स की रेशो कंपेयर टू फिक्स एसेट्स की जो रेशो है वो हाई होनी चाहिए ताकि उनको बार बार वर्किंग कैपिटल अरेंज ना करना पड़े. सो इट सजेस्ट ग्रेटर लिक्विडिटी एंड लोअर रिस्क. सो दे वांट टू हैव more and better liquidity position. Generally risk averse firms adopt this approach. जो firms, जो owners risk बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते और वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, दे डू नॉट वांट टू फेस द रिस्क, तो वो ये अप्रोच फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल अप्रोच. लेकिन अगर फर्म एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल अप्रोच फॉलो करती है, एग्रेसिव का मतलब वो हायर रिस्क लेने को तैयार है, तो वो ये रेशियो लो रखेगी. अ लो रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स रेशियो इज मेंटेन ताकि ज्यादा लिक्विड कैश मेंटेन ना करना पड़े, मिनिमम आइडल फंड्स हो और मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो. तो उनकी अप्रोच है कि जब जब हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी हम तब अरेंज कर लेंगे. अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास कैश इन हैंड है, जो लिक्विड एसेट्स हैं, उसको यूटिलाइज करो, उसको इन्वेस्ट करो ताकि हमें रिटर्न ज्यादा आए, ताकि हमें प्रॉफिट्स ज्यादा आए. सो एग्रेसिव अप्रोच के जो लोग हैं वो लो रेशियो मेंटेन करते हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव अप्रोच के लोग हैं वो हाई रेशियो मेंटेन करते हैं. थर्ड इज मोस्ट ऑफ द फर्म्स, लेकिन ज्यादातर आज की डेट में लोग मॉडरेट वर्किंग कैपिटल अप्रोच फॉलो करते हैं ना, यानी ना वो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ना ही वो रिस्क एवर्स होते हैं. वो एक मिडवे ढूंढते हैं जिसमें दे मेंटेन द करंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम लेवल्स. तो एक मिनिमम लेवल वो ढूंढते हैं जहां पे हाई एंड लो रेशो सिचुएशन ना हो, बल्कि एक मॉडरेट अप्रोच हो जिसको हम इक्विलिब्रियम लेवल भी कहते हैं. दिस इन्वॉल्व्स मॉडरेट लिक्विडिटी एंड मॉडरेट रिस्क. ना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ना ही एक्सट्रीम वर्किंग लो कैपिटल. नाउ इस अप्रोच के कारण ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिफर कर जाती है. और अगर एक फर्म कैलकुलेट कर रही है और उसकी अप्रोच ये है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो ऑब्वियसली उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. अगर एक फर्म की एग्रेसिव अप्रोच है, उनकी वर्किंग कैपिटल डिफरेंट होगी. अगर लेकिन उनकी मॉडरेट अप्रोच है तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. तो अब ये एस्टिमेट कैसे किया जाए? इसको एस्टिमेट करने के लिए जो बेस लेते हैं वो यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स इन्वेस्टमेंट्स जिसे कहते हैं, फिक्स एसेट्स, उसको बेस लेते हैं. A relationship between the working capital and total fixed assets or total assets of the firm is established on the basis of past experience. So first method में sales को base लिया गया, लेकिन इस method में जो base लिया जाता है वो है total assets या total fixed assets. So working capital में भी gross working capital और net working capital for the purpose of establishing the relationship. तो यहाँ पे हम दोनों चीजें calculate कर सकते हैं, gross भी calculate कर सकते हैं, net भी calculate कर सकते हैं. नाउ एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज अ फर्म मेंटेन्स 15% ऑफ टोटल एसेट्स एट करंट एसेट्स. उनकी ये पॉलिसी है. तो एस्टिमेटेड लेवल उनका जो टोटल एसेट्स का है वो 15 लाख है. तो 15 लाख का 15% उनका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 2,25,000. Similarly, a firm may maintain current assets as a percentage of fixed assets. So, जब उन्होंने अपने assets requirement fix कर ली, fixed assets जब उनके पास है, then वो अपनी करंट एसेट्स के लेवल को मेंटेन करेंगे. इन द अबव सेम एग्जांपल, इफ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट्स इज 10 लाख, अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 15% ऑफ 10 लाख, दैट इज 1 लाख
50,000. So estimation of fixed assets is actual part of the capital budgeting decision. तो इस एग्जांपल में they are trying to explain कि एक फर्म अगर एसेट मेथड यूज कर रही है, यानी ये परसेंटेज ऑफ एसेट मेथड यूज कर रही है, तो वो सबसे पहले अपने फिक्स टोटल एसेट्स रिक्वायरमेंट को चेक करेगी। उसके बाद वो देखेंगे कि उनको कितने फिक्स इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। देन दे विल मेंटेन अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल बिटवीन द टू। सो एस्टिमेशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज एक्चुअली पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, बट द optimal way of using fixed assets depends upon the availability of working capital. तो जहां वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे 2,25,000, लेकिन एक्चुअल में उनके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे कितने हैं 10 लाख, तो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा 15% ऑफ 10 लाख, दैट इज 1,50,000। तो मैक्सिमम 2,25,000 उनका वर्किंग कैपिटल जा सकता है, मिनिमम उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा 1,50,000। Therefore, estimation of fixed capital and working capital are linked with each other. Now, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन क्या है? There may not always be a linear relationship between the total assets and the current assets. जरूरी नहीं है जितने हमारे टोटल एसेट्स हैं उसके रेशो में ही हमें करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें, इस टाइम पीरियड में करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू द फिक्स एसेट्स। लोगों के हाथ में लिक्विड कैश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, फैक्ट्रीज कहीं ठप पड़ी हैं, मार्केट में सेल नहीं है, तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं कईयों के लिए, तो दे आर यूजिंग देयर सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट्स वहां लोग बहुत कम कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि उनको पता है अभी रिटर्न नहीं आएगी, मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है। तो देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। दिस इज द मेन ड्रॉबैक, दैट लीनियर रिलेशनशिप may not exist between the total assets and current assets. Now next is operating cycle method. This is probably the best method because it takes into account the actual business activity and its environment. ये best method इसलिए क्योंकि operating cycle जब हम calculate कर लेते हैं तो बिजनेस के सामने एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज में दे कैन कैलकुलेट कि कितने दिन के बाद उनके डेटर्स पेमेंट करेंगे, कितने दिन के बाद उनके क्रेडिटर्स को उन्हें पेमेंट करना है। तो ये एक्चुअल में एक्चुअल स्टेटस बताता है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। लॉन्गर द वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, हायर वुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। जितना ये ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, उस फर्म को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ये ऑपरेटिंग साइकिल अगर छोटा है, कम है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि उनको पेमेंट्स अपने डेटर से जल्दी मिलेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड ऑफ डिफरेंट constituents, requirement of working capital is calculated. So under this method, बेस्ट इज वर्किंग कैपिटल अगर कैलकुलेट करना है तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइड बाय 365 प्लस बैंक एंड कैश बैलेंस। तो डायरेक्ट आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है। इफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एस्टिमेटेड इज 48 लाख, की एस्टिमेट करा है कि उनको 40 लाख रुपीस कॉस्ट पड़ेगी जो वो गुड्स बेचना चाहते हैं। 60 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल है कि 60 डेज में उनके रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके डेटर्स पे सेल हो जाती है और उनको पेमेंट रिसीव हो जाती है। बैंक बैलेंस उनके पास 75,000 है। दिस assumption of days can vary 360 to 365 days. So assume 360 days or 365 days, whatever be the assumption. तो working capital requirement हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं कि एक फर्म को 8,75,000 रुपीज चाहिए वर्किंग। सो हम इस फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 360 आना है बिकॉज assumption is 360। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ये फॉर्मूले में 365 डेज लोगे until unless assumption is given of 360 days. So वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है इस मेथड से, दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो हर साल के स्टार्टिंग में एक कंपनी एस्टिमेट कर सकती है कि उनको इस साल कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। सो यहाँ पे भी अप्रोच दो हो सकती हैं कि हमने
जो ये कैलकुलेशन करनी है उसमें दो अप्रोच यूज हो सकती हैं. फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड सेकेंड इज कैश कॉस्ट अप्रोच. अगर हम टोटल कॉस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो ऑल कैश एंड नॉन कैश कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन आर कंसिडर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स. ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल कॉस्ट अप्रोच पे कैलकुलेट होगी तो हम सारी कैश एंड नॉन कैश कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे. रिसीवेबल की अमाउंट भी कंसिडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस. लेकिन अगर हम कैश कॉस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हम नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन वो एक्सक्लूड करते हैं while calculating, and similarly receivable is calculated on the basis of selling price excluding the profit margin and depreciation. इसमें हम profit margin भी include कर रहे हैं और depreciation भी include करते हैं. So आप कोई भी approach use कर सकते हो. So apart from the cost, estimated sales or budget production is also used to compute. Simple words में हम यही कहेंगे कि working capital कैलकुलेट हो सकता है ये फॉर्मूला लगाकर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम या तो कॉस्ट अप्रोच या कैश अप्रोच पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आगे प्रैक्टिस. जब भी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसी भी मेथड से, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से, चाहे ऊपर हमने सेल्स मेथड करा, एसेट मेथड करा, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के अलावा देयर आर अदर आइटम्स आल्सो जो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है. और सबसे पहला है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. यानी एक फर्म जानना चाहती है कि वर्किंग कैपिटल का कितना हिस्सा, कितना अमाउंट उनका यूज होगा इन ऑर्डर टू होल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. और ये उनको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है. अगर उनके पास ये अमाउंट नहीं होगी वर्किंग कैपिटल की तो वो रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे टाइम पे. एंड अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी. तो ये एस्टिमेट करना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड यूनिट्स, जो उन्होंने बजट प्रिपेयर करा है कि कितनी प्रोडक्शन करनी है. तो इसीलिए फॉर्मूला क्या है IRM का? प्रोडक्शन इन यूनिट्स जो उन्होंने एस्टिमेट करा है मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज होल्डिंग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. इसके फॉर्मूलेज हम पहले कर चुके हैं कैलकुलेट करने का. डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज. इसके अलावा वी नीड टू कैलकुलेट इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. कितना एंड ऑफ द पीरियड, कई बारी कुछ काम है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में, पार्टली कंप्लीट या सेमी फिनिश गुड्स होते हैं जिनको अभी फिनिश करना जरूरी है. वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में भी कई फैक्ट्रीज माल तैयार करके रखती हैं ताकि जब उनको ऑर्डर मिलेंगे तब वो फिनिश यानी गुड्स तैयार कर देंगे ताकि टाइम भी कम लगे और उनका माल जल्दी भी तैयार हो जाए. तो कुछ अमाउंट वर्किंग कैपिटल का दैट इज लॉक्ड अप उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है इस स्टेज के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज के लिए. अगर उन्होंने वो अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा अगेन कितने उन्होंने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट, average holding period for work in progress divide by number of days. Normally 360 days assume किया जाता है. So according to my suggestion, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितना नंबर ऑफ डेज लेना है तो आप हर जगह नंबर ऑफ डेज 360 लो ताकि कैलकुलेशन इजीली हो सके. थर्ड इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए कितना पैसा लगेगा, अमाउंट ऑफ फंड्स, बिकॉज it will again help to estimate the working capital requirement. तो उसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कितने प्रोडक्शन यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस करने हैं मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर.